नमस्कार साथियों, हमारे गद्यांश पद्यांश की सीरीज़ का पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम व्याकरण पर ज़्यादा फोकस करते हैं। साथ ही हम फोकस करते हैं कि किस प्रकार से गद्यांश और पद्यांश को कम से कम समय में बड़ी ही आसानी के साथ सॉल्व किया जाए। तो इसी कड़ी में हमारा आज का ये गद्यांश है कि इस तरह पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ यानी कि एक भी अक्षर या फिर एक भी वर्ण ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई ऐसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं। एरा गेरा नत्थु गेरा सभी अंग्रेजी की विद्वान हो जाते हैं। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विधा आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर। और मैं कहता हूँ, तुम मेरे गूंगा हो, तुम कितने गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा है जाते हुए? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास तक नहीं भटकता, हमेशा बढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? यानी कि यहाँ पर एक भाई अपने छोटे भाई से कहता है कि मैं इतना पढ़ता हूँ, इस प्रकार से पढ़ता हूँ, इतनी देर पढ़ता हूँ, इतने आंखें फोड़ता हूँ। इस अंग्रेज़ी को इतनी आसान है नहीं, जिनको आ गई उनको भी आसानी से आई नहीं है। उन जो बोलना तो दूर, वो लिख भी नहीं पाते हैं, तो फिर बोलना तो बड़ी बात हो जाती है। और मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। तो फिर तुम तो आशा ही मत करो कि तुम उम्र भर किसी दर्जे में इसी दर्जे से पास हो पाओगे। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम चले जाओ घर, यदि तुम्हें ऐसा ही वक्त बर्बाद करना है तो, गुल्ली डंडा खेलना है तो। हमारी दादा दादी की जो गाड़ी कमाई है, यानी कि मेहनत की कमाई है, उसको क्यों बर्बाद करते हो? इस प्रकार से एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को वो कह रहा है, समझा रहा है। ये हमारा गद्यांश। अब हमें देखना है इसके प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, गद्य के अनुसार बड़े बड़े विद्वान भी तो इसका ऑप्शन होगा कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं। तो वहाँ देखा था कि लिखना तो दूर, पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो बड़े बड़े विद्वान अंग्रेजी पढ़ भी नहीं सकते। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी लिख भी नहीं सकते। जी हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अंग्रेजी लिख भी नहीं सकते, बोलना तो दूर। हाँ ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, आगे यदि हम बढ़े तो अगला प्रश्न है हमारा, गद्य में फटकार लगाने वाले व्यक्ति का क्या कार्य करते हैं? यानी कि इस गद्य में फटकार लगाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे क्या कार्य करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा पढ़ाई करते हैं। फटकार लगाने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरा गेरा में कौन सा समास है? तो ये हम कई बार देख चुके हैं और कई बार ऐसा समास हमें देखने को मिला है कि एरा गेरा, यानी कि इसमें दोनों पद प्रधान है, एरा भी और गेरा भी, बीच में योजक चिन्ह भी है। तो ये हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, आगे यदि हम बढ़े
तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, बर्बाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बर्बाद, बाद शब्द में प्लस हुआ है बर, तब बना है वो बर्बाद, है ना, तब बना है वो बर्बाद, इस प्रकार से। तो इसमें उपसर्ग होगा आपका बर। और जैसे कि प्रत्यय पूछे तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है और उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। उपसर्ग और प्रत्यय सिर्फ नाम से ही स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे कि उपसर्ग आप लिखते हैं तो उपसर्ग, और फिर लिखते हैं आप प्रत्यय, प्रत्यय। तो एक याद रख लीजिए आप, तो दूसरा बड़ी इजीली आपको याद रह जाएगा। जैसे कि प्रत्यय हम लिखते हैं, प से इसकी शुरुआत करते हैं, तो प का होता है पीछे, तो प से हो जाता है पीछे, जो शब्द पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय। उपसर्ग अ से हो जाता है आपका आगे, जो आगे जुड़ते हैं वो आपके उपसर्ग हो जाते हैं। इस प्रकार से आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं और उपसर्ग कहाँ लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाड़ी कमाई से क्या तात्पर्य है? तो गाड़ी कमाई से तात्पर्य है मेहनत की कमाई, दादा दादी की गाड़ी कमाई, यानी कि उनकी मेहनत की कमाई। अगला क्वेश्चन है, पास न फटकना कहने से अभिप्राय है? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आस पास भी ना आना। अगला क्वेश्चन है, तुम दर्जे में, दर्जे का क्या आशय है? यानी कि एक वाक्य है कि तुम दर्जे में, तुम दर्जे में, यहाँ पर ये वाक्य दे रखा है। इसमें पूछा है कि इस दर्जे का अर्थ क्या होता है? तो दर्जे का अर्थ होता है हमारा सीधा कक्षा, कक्षा को हम दर्जा भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो हम इसे क्लास बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्फ शब्द का अर्थ है? तो हर्फ शब्द का अर्थ होता है आपका अक्षर, अक्षर को हम हर्फ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा अर्थ हो जाएगा आपका अक्षर। विलोम कुछ होता नहीं, अर्थ भी नहीं होता है, विचार भी नहीं होता है, इसका सिर्फ होता है अक्षर। अगला क्वेश्चन है, मेहनत का समानार्थी शब्द नहीं है? तो मेहनत का समानार्थी होता है परिश्रम, कर्म, श्रम। त्याग नहीं होता है, त्याग यानी कि किसी चीज़ के लिए आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, यानी कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई के लिए नींद का त्याग करते हैं, करते हैं ना, आप अपने आलस्य का त्याग करते हैं, आप अपने किसी भी शादी ब्याह में जाना हो तो शादी ब्याह को मिस करते हैं, आप कहीं पे मौज मस्ती पार्टी वगैरह में जाना हो तो पार्टी वगैरह को मिस करते हैं। तो आप उन सब का क्या करते हैं? आप उन सब का त्याग करते हैं। तो त्याग एक अलग अर्थ हो जाता है, मेहनत एक अलग अर्थ हो जाता है। तो मेहनत के समानार्थी परिश्रम तो हो जाएगा, कर्म भी हो जाएगा, लेकिन त्याग नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, श्रम भी इसका समानार्थी होता है। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ में कौन सी क्रिया है? तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ में हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं क्या खेल रहा हूँ? तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इसमें आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। मैं सो रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सो रहा हूँ, तो ये भी आपकी सकर्मक ही बता रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्रिकेट शब्द हैं? तो क्रिकेट शब्द को यदि आप लिखे तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, CRICKET। और ऐसी लिपि तो हमारे भारत में, भारत की बनी हुई तो नहीं है तो विदेशी ही है। तो विदेशी लिपि है, यानी कि ये शब्द भी विदेशी हैं। वैसे क्रिकेट इंग्लैंड इसका जन्मदाता है क्रिकेट का। ठीक है, और भारत में भी अंग्रेज ही लेकर आए थे क्रिकेट को। छोटे भाई ने बड़े भाई को क्या करते कभी नहीं देखा? इसका सीधा जवाब हो जाएगा क्रिकेट खेलते। डांटता तो वो हमेशा था, मेहनत भी करता था, स्कूल भी जाता था, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलता था। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? तो इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है बड़ा भाई। क्रिकेट नहीं हो सकता क्योंकि
क्रिकेट पर इतनी बात नहीं हुई है। मेहनत पे हुई है बात, लेकिन ये यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं दिखता है। मेला तमाशा एक इससे थोड़ा सा जिक्र आया था वहाँ पर, इतना ज़्यादा नहीं आया था, तो ये भी नहीं हो सकता। बड़ा भाई पर पूरा डिपेंड था, तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा हमारा बड़ा भाई। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में आंखें फोड़नी पड़ती हैं, इससे क्या तात्पर्य? आंखें फोड़नी पड़ती हैं कि इसका तात्पर्य आंख में गोले लग जाना, ये तो हो नहीं सकता। आंखें फोड़ देना, ये भी नहीं हो सकता। आंखें लाल हो जाना, ये भी नहीं हो सकता। मेहनत करना, यानी कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात आंखें फोड़ रहा हूँ, कंप्यूटर लैपटॉप से पढ़ रहा हूँ, तो कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा कड़ी मेहनत करना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और गद्यांश का आखिरी क्वेश्चन। प्रस्तुत गद्यांश की विधा कौन सी है? तो ये नाटक नहीं है, क्योंकि नाटक में पात्र हुआ करते हैं आपके। ये उपन्यास भी नहीं है, क्योंकि उपन्यास विस्तृत हुआ करता है, इतना शॉर्ट उसमें नहीं हुआ करता है। ये उसमें किसी एक घटना का वर्णन हो सकता है, लेकिन इतनी शॉर्ट घटना नहीं होती उसमें। उसमें पात्र की बात आ जाती है। निबंध किसी टॉपिक पर लिखा होता है, जैसे कि आप वंडर ऑफ साइंस का निबंध लिखते हैं, तो वो वंडर सही विज्ञान के चमत्कार पर लिखते हैं। आप पॉपुलेशन पर लिखते हैं, तो आप जनसंख्या पर लिखते हैं। आप प्रदूषण पर लिखते हैं, तो वहाँ पर आप किसी एक विशेष टॉपिक पर लिखते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष टॉपिक की बात नहीं है, यहाँ पर दोनों का संवाद बताया हुआ है, तो ये सिर्फ क्या हो सकती है, हमारी कहानी। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगला है हमारा पद्यांश। पद्यांश बोलता है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, सौरभ फैला विपुल धुपवन, मृदुल मोम सा गुलरे मृदुतन दे, प्रकाश का सिंधु अपरिमित तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, तारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण विश्व शलभ सिर, धुन कहता में हाय न जल पाया, तुझसे मिल सिहर सिहर मेरे दीपक जल। वाह, जबरदस्त है। चलिए इसका पहला प्रश्न हल करते हैं। आलोक का पर्यायवाची नहीं है, तो आलोक का पर्यायवाची होता है आपका, आलोक यानी होता है उजाला, आलोक यानी होता है चमक, क्योंकि उजाले से चमक आ जाती है, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता। तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा अंधकार। अंधकार आलोक का विलोम हो जाता है, जिसे तमस भी कहते हैं। ठीक है, तिमिर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत पंक्ति में ज्वाला का आशय है, ज्वाला का आशय है असीमित ऊर्जा से, असीमित ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत पंक्ति में प्रस्तुत पंक्ति में उपसर्ग किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है? तो इनमें जो शब्द हैं प्रतिफल, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, इन सब में जो प्रति लगा हुआ है उनसे जुड़कर ये सभी शब्द बने। प्रति धन पल, प्रतिपल, प्रतिधन दिन, प्रतिदिन, प्रतिधन क्षण, प्रतिक्षण। तो इन सब में उपसर्ग आपका प्रति है, ये आपके मेन शब्द है, पल दिन क्षण, और इनके साथ प्रति उपसर्ग लग गया है, तो ये प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण बन गए। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मृदुल मोम सा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार मोम सा दिख रहा है। जिस भी पंक्ति में सा आ जाए, मोम सा, उसके जैसा, उस सा, तो वहाँ पर आपका सीधा उपमा अलंकार हो जाए, क्योंकि आप वहाँ पर किसी की तुलना करते हैं, यानी मृदुल मोम सा, यानी कि मोम सा नर्म है, कोमल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मृदुल शब्द का क्या आशय है? तो मृदुल शब्द का आशय होता है मंद नहीं होता है, इसका नहीं होता है आरा, नहीं होता है कड़वा, इसका अर्थ होता है कोमल, इसका अर्थ होता है कोमल। कोमल बोलते हैं हम इसे हम मृदु भी बोलते हैं, इसे हम
मसरण भी बोलते हैं, इसे हम अरुक्ष भी बोलते हैं, और साथ में इसे अब हम अपरुष भी बोलते हैं। तो ये सभी इसके समानार्थी या फिर पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि प्रतिदिन में उपसर्ग हैं, तो ये वही आ गया कि प्रतिदिन में उपसर्ग हो जाएगा आपका प्रति। अगला क्वेश्चन है हमारा सौरभ का अर्थ है। सौरभ का अर्थ हमने पिछले पद्यांश में भी देखा था, तो उसमें पिछले पार्ट 5 में देखा था। तो उसमें सौरभ के जो हमने पर्यायवाची देखे थे वो ये थे कि सुगंध, खुशबू, महक, सुरभि। तो यहाँ पर आ रहा है आपका सुगंध, इसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सौरभ धूप वन में धूप कहने से क्या अभिप्राय है? तो धूप कहने से इसमें अभिप्राय है धूप अगरबत्ती। सौरभ धूप वन, धूप अगरबत्ती। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। विश्व भर में पंक्ति में क्या है? जहाँ पर भी मैं की बात आती, मैं, तो मैं अहंकार को प्रकट करता है। जहाँ पर हम की बात आती है वहाँ अहंकार नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर मैं की बात आ जाती है वहाँ पर अहंकार होता है। तो सीधा जवाब हो जाएगा अहंकार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कवियत्री ने दीपक को क्या प्रेरणा दी है? तो दीपक को प्रेरणा दी है मधुरता की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता क्या प्रेरणा देती है? मन रूपी दीपक को जलाकर दूसरों को प्रकाश देना, यही यह कविता हमें प्रेरणा देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रियतम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो प्रियतम शब्द हमारा प्रयुक्त हुआ ईश्वर के लिए, ईश्वर को प्रियतम माना गया है यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नूतन शब्द का विलोम है, तो नूतन का विलोम हो जाएगा पुरातन। नूतन यानी कि नया और पुरातन यानी कि पुराना। ठीक है, पुरातन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा अज्ञान के अंधेरे को हटाने के लिए क्या आवश्यक है? तो अज्ञान के अंधेरे को हटाने के लिए हमें आवश्यकता होती है शक्तिशाली दीपक की, क्योंकि शक्तिशाली जो दीपक होता है वो जब जलेगा तो अज्ञान का अंधेरा वैसे ही हट जाएगा। प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान ही ज्ञान हो जाएगा सब तरफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, पद्यांश का लास्ट क्वेश्चन। आत्मा रूपी दीपक को जलाने के लिए कवि क्यों कह रही है, कवित्री क्यों कह रही है? ईश्वर से साक्षात्कार हेतु, प्रिय की अप्रसन्नता हेतु, ये नहीं हो सकता। मन की आंशिक खुशी के लिए, ये भी नहीं हो सकता। उपयोग सभी तो हो नहीं सकता क्योंकि दो गलत हो गए। सीधा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईश्वर से साक्षात्कार हेतु। तो ये हमारी पद्यांश की सीरीज का पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 कंप्लीट होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलते रहे। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।